इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर उपस्थित डॉक्टर संदीप नेमाड़े जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को फूलों के गुलदस्ते के साथ सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर संदीप नेमाड़े जी का। अब मैं निवेदन करूंगी श्री रोहित गांगवाल जी से कि वे अन्य अतिथि गणों का सम्मान फूलों के गुलदस्ते के साथ करें। सबसे पहले डॉक्टर राजेश राजोड़ा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। डॉक्टर संदीप नेमाड़े जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर med4u.com। श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, म्यूनिक, जर्मनी। श्री चंद्रमौली शुक्ला जी, MD, बहुत बहुत धन्यवाद श्री रोहित गांगवाल जी का और जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां रोहित गांगवाल जी के लिए फिर से। अब मैं श्री शत्रुघ्न सिन्हा, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, म्यूनिक से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत कुछ शब्दों में करें। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए और म्यूनिक के लोगों के साथ जुड़ने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और आगे भी होता रहेगा। एक बार जोरदार तालियां श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए। धन्यवाद शिवांगी। नमस्कार, गुड नाबेन, गुड इवनिंग। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय अतिथिगण और म्यूनिक में रहने वाले हमारे प्रिय मित्र भारतीय समुदाय के सदस्य, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज यह मेरे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करने के लिए। यह अवसर म्यूनिक में बसे भारतीय समुदाय के लिए विशेष है क्योंकि यह हमें उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण को सीधे सुनने और समझने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। मुख्यमंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश को प्रगति के नए पथ पर ले जाने के लिए जो प्रयास किए हैं वे न केवल भारत में बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों के लिए भी प्रेरणादायक हैं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि म्यूनिक और इसके आसपास बसे भारतीय समुदाय ने हमेशा भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्यों को विदेशों में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप सभी ने अपनी कड़ी मेहनत, प्रतिभा और अपने भारतीय मूल्यों को साथ लेकर यहाँ जो योगदान दिया है वह हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ आने से यह अवसर और भी खास हो जाता है क्योंकि यह हमें मध्य प्रदेश के विकास और संभावनाओं के बारे में सीधे उनसे जानकारी प्राप्त करने का अवसर देता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ उपस्थित भारतीय समुदाय जो अलग अलग क्षेत्रों, जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स ऑफ एमपी के बारे में ऑलरेडी बताया, मुख्यमंत्री जी आपको ये जान के बड़ी आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर संदीप नेमाड़े जी, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मध्य प्रदेश से संबंध जोड़ करके फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश की यहाँ स्थापना हुई है। मैं आप सबको पहले बधाई देता हूँ अपनी ओर से, पूरे सारे सभागार में मौजूद सारे भाइयों को, बहनों को। कुछ कारण है जिस पे मैं थोड़ी विस्तार से बाद में करूँगा। पहले हमारे प्रबंध निदेशक कोवेट्स टेक्नोलॉजीज रोहित गंगवार जी, हमारे एसीएस राजेश राजोरा जी, एसीएस संजय दुबे जी, राघवेंद्र सिंह जी पीएस, शत्रुघ्न सिन्हा जी जर्मनी के काउंसलेट जनरल, आप हमारे चंद्रमौली जी जो इस व्यवस्था में हमारे लिए क्या कमिश्नर की भूमिका में है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं ये सोच रहा था कि अगर आज मैं यहाँ बात करूँगा तो उसका सिलसिला या अभी आपने शुरुआत की तो बात कहाँ से शुरू करना चाहिए, मैं आज के इस दौर में इसका तालमेल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं आपने भारत माता की जय करते हुए हमारे अपने भारत माता का पुष्पांजलि करवाई, आपने तिरंगा दिखाया, और ये जो हमारी अपनी यहाँ की 2 लाख से ज़्यादा भारतीय मूलों के आधार पर जर्मनी का अब एक हिस्सा बन गए हम सब लोग, तो वो भारतीय संस्कृति के साथ आपके जो अंदर के भाव है उसका ये सारी चीज़ों से मैं तालमेल जोड़ने का प्रयास कर रहा था कि ये क्या हो सकता है, क्या कारण है। जैसे मेरे मन में आ रहा था कि आपने भी भारतीय झंडा देखा होगा, और भारतीय झंडे में बीच में एक चक्र बना रहता है। थोड़ा बात कर ले, चलेगा ना? अच्छा लगेगा? तो ये जो चक्र बना है, इस चक्र की क्या विशेषता है, ये चक्र कहाँ से आया, और इस चक्र में है तो उसकी कलियां कितनी है, वो अगर अंदर उसकी कुछ गिनती विनती है क्या? तो 24 ही क्यों है, 23 क्यों नहीं है, 25 क्यों नहीं है? ये भी तो कारण हो सकता है, कोई तो कारण होगा। क्या? हाँ, सब अपने अपने उनका जो मनमाया है। जमाई साहब अच्छी बात बोल रहे हैं, इंदौर के जमाई है ना आप? हाँ, हमारी सब बुद्धि है। अब देखो, मैंने एक विषय डाल दिया तो कितना ध्यान गया। अभी आपने में से ये विषय नहीं डालते तो ध्यान जाता है क्या? आपको अगर वो चक्र कहीं से लिया होगा, हैं? देखो, आपको क्लू दिया तो वहां पहुंच गए ना आप। अब जब मैंने वो बात कही है तो हमको चक्र से निकल करके अशोका के चिन्ह पे भी जाना पड़ेगा। तो अशोका के चिन्ह की क्या बात है, पहले तो ये चक्र की बात करके बता देता हूं कि चक्र का मतलब 24 घंटा, अहर्निश हमारा जीवन, आपका जीवन, आप ये मान के चलो इस चराचर जगत में सब कुछ घूम रहा है, सबकी समय है, सबकी सीमा है, सबकी अवस्था है, कोई नहीं रुक रहा है। आप अपने छोटे से छोटे कण में, आप साइंस के विद्यार्थी होंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो अपनी जगह घूम रहे हैं, समय लगातार घूम रहा, कोई नहीं रुक रहा है। चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य सौरमंडल से अपनी गैलेक्सी पे वहां चक्कर लगा रहा है, कौन रुक रहा है? और हम सब की उम्र हो सकती है, लेकिन ये चराचर जगत के साथ अंततः कोई नहीं, सब सूर्य की भी उम्र हो रही है। कौन कौन की उम्र बताएं? छोटे से छोटे जीव की उम्र है, बड़े से बड़े की है। कौन कब कहाँ जाएगा, कहाँ वो ब्लैक होल आएगा, कहाँ कहाँ तक जाएंगे, ये हमारी इस व्यवस्था के आधार पर ये चराचर जगत में जो आया वो जाएगा। तो अभी हमने महाकाल की आरती भी देखी ना,
कौन कौन गए महाकाल दर्शन करने? तो महाकाल के दर्शन अगर आपको बैठे बैठे यहीं करा दूं तो कैसे कराएंगे? और हैं? और अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, आप इसको इस रूप में समझो। हम अपने, जैसे मैंने वो 24 घंटे का हिस्सा बताया ना, ऐसे ये जो घूमने की गति बताई, और हर एक की गति किसी न किसी से बंधी हुई है। इसका कैलकुलेशन है। कोई कहता है हम, अगर कोई अपने में से कई बार हमारी कल्चर से जोड़कर बात करेंगे तो वो कहेगा कि हम अपने पंचांग से जोड़ के चलते हैं। आपको मालूम है ना, ये जो हमारी घड़ी चलती है काहे से चलती है? काहे से चल रही है? घड़ी जो चल रही है, ये मशीन मत देखो, ये समय की गणना काहे से हो रही है? घटीपल कहां से आ रहा है? शास्त्र में क्या क्या घुसा हुआ है? ओम में क्या है? अरे वो तो सब निकालते जाओ आप, जो जो चाहिए। अब मैं जर्मनी में बैठ के बात कर रहा हूं तो ओम से बाहर आना पड़ेगा आपको। यहाँ हमारे लिए जिज्ञासु भी और विज्ञानी भी है। मैं आपको थोड़ा मदद कर देता हूं। हम सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं पृथ्वी से, तो पृथ्वी से सूर्य की परिक्रमा करने में जो 365 दिन के ऊपर हमारा समय लगेगा, उसकी कैलकुलेशन से हम घड़ी का समय निकाल रहे हैं। ऐसे ही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? यही है ना? हम अगर ये इसमें 365 दिन लग रहे हैं, हम शुक्र पे जाएंगे तो 245 दिन में परिक्रमा हो जाएगी, वो और नजदीक है। शनि पे जाएंगे तो 29 साल 6 महीने से ज्यादा समय लगेगा, तो वो और लंबा है। ऐसे अपना अपना सबका समय का हिसाब है ना ये। तो ये समय का, अब मैंने जो बात कही उसी में उत्तर मिल जाएगा। महाकाल की नगरी मतलब काल की नगरी, और काल की नगरी मतलब समय की बात। काल के देवता मतलब समय का देवता, और समय के देवता मतलब हम सबका समय नियत है। तो आपका सबका समय अभी नियत है कि नहीं है? तो ये अपन आप अपने ही महाकाल मिल गए कि नहीं मिल गया आपको? आप कहाँ ढूंढ रहे हो उनको? उज्जैन जाकर। सबका समय नियत है, और इसलिए इस समय के आधार पर हम सब अपनी अपनी प्रतिभा, योग्यता, भाग्य, अब ये कई सारे प्रकार से लोग देखते, अपनी संस्कृति को समझने में अंतर कर देते। वो कह देते कि हमने हमारे पुरुषार्थ से करा, हमने हमारी मेहनत से करा, हमारी जान लगा दी तो हमने पा लिया। तो कोई बात तो थोड़ी हद तक तो सही भी है कि उनने मेहनत की, आपने मेहनत की, जिसने भी पाया। लेकिन खाली मेहनत से ही पा लिया क्या? तो खाली मेहनत से नहीं मिलता है। मेहनत के साथ क्या चाहिए? जैसे आपका लाकर में रखा हुआ धन आपका ही धन रहता है। एक चाबी आप लेके जाते, लेकिन एक चाबी से लाकर खुलता है क्या? तो वो जब तक मैनेजर दूसरी चाबी नहीं लगाता है तब तक नहीं खुलेगा। तो ये आपका भाग्य ऊपर से और आपका पुरुषार्थ दोनों चाबी लगेगी तो ही तो लाकर खुलेगा। माल भले ही आपका है। आई समझ में? तो हमारे अपने हक के ऊपर भी परमात्मा का अगर यश नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है, तो हो सकता है क्या? तो हमारे अपने हाथ में परमात्मा ने यश दिया। आप मध्य प्रदेश से चलकर जर्मनी तक आए, अपने समय को संभाला, अपनी योग्यता के आधार पर उस परमात्मा को भी धन्यवाद दो जहां से आपका जन्म होकर यहाँ आए। और ये अपनी संस्कृति की विशेषता है। इसलिए मैं अशोक चक्र तक ले जाता हूँ आपको, अशोक चिन्ह तक ले जाता हूँ। अशोक चिन्ह को जब आप देखोगे तो चक्र भी है और उस पे कोई दो पशु दिखते हैं। किसको किसको ध्यान में आता है? क्या दिखता है? और है ना, इनकी क्या विशेषता है? अशोका स्तंभ से तो लिए ही है, लेकिन अशोका स्तंभ पे क्यों है?
है ना, ये तो पुरुषार्थ भी हो गया और शौर्य भी हो गया। लेकिन इनके पीछे और एक बात है कि हमारे यहाँ समानता का अवसर दे रहे हैं इस प्रकृति में। ये हमारी उस संस्कृति से जुड़ा हुआ चिन्ह है। एक घाट पे दोनों पानी पीते दिखाई देते हैं। ये जो परमात्मा की लीला है, आपको सबको ध्यान में होगा, मध्य प्रदेश में टाइगर बहुत है ना। तो अभी वो दहाड़ रहा था नहीं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये टाइगर या बाकी चीजें भी आप देखना कि परमात्मा ने जो हमको दिया है, उस देने में सबका स्व अनुशासन कितना जबरदस्त काम आता है। कभी आप टाइगर के जीवन की उस पक्ष को भी देखना कि टाइगर अगर शिकार कर रहा है और मान लो हिरण का झुंड जा रहा है, 100 हिरण जा रहा है या 25 हिरण जा रहा है, 25 हिरण में बच्चे, बूढ़े, जवान सब दौड़ रहे हैं। तो आप अपने दिमाग से उत्तर बताना कि सबसे उसमें बूढ़ा भी है, बीमार भी है, बच्चा भी है, बड़ा भी है, जवान भी है। तो शिकार करने जब शेर या टाइगर जाएगा तो किसको पकड़ेगा सबसे पहले? पहले वाला बूढ़ा है तो सबसे कमजोर को पकड़ा। और ये बड़ा संकट वाला है। खोल के बताओ, हमको मालूम नहीं आपने मन कहां जोड़ा है। चुस्ती फुर्ती वाला हमला करे। क्या क्या हाथ जरा खड़ा करके बता, पता ही नहीं चल रहा है? जो शिकार मोटा ताजा होगा। अब है क्या? धीरे भी चलेगा। आपने दोनों बात कर दी। दिन और रात एक साथ हो सकता है क्या? या तो पहले वाला उत्तर सही या बाद वाला सही। अब डाउट में होगा आप। अरे भाई देखो, बहुत सरल बात है। शिकार जब टाइगर करेगा तो उसमें बीमार, बच्चा सब है, लेकिन वो अपनी निगाह में सबसे स्वस्थ को देखेगा। क्योंकि आप आपकी थाली में सबसे अच्छा भोजन खाओगे कि चाय जैसा खा लोगे? जो अब उसका तो भोजन है ना वो। तो बीमार में क्या मिलेगा, बूढ़े में क्या मिलेगा? तो वो अपने पुरुषार्थ से सबसे अच्छा हासिल करेगा ना। तो ये अपने उसकी मानसिकता रहेगी। तो आप हम में से इन भाव को जो एक घाट पे दोनों को दिखाए हैं, तो उस भाव के पीछे जो हमारी दृष्टि है वो जीवन दृष्टि है। उस जीवन दृष्टि में लेकिन उससे सीखने वाली बात ये है कि शेर ने, टाइगर ने कोई शिकार करा, सबसे स्वस्थ भी करा, पर जब तक वो 2-4 दिन 5 दिन में उसको खत्म नहीं करेगा, वो दूसरा शिकार नहीं करता। उसी को अपना भोजन बनाता रहेगा। और भोजन बनाने के बाद वो फिर 2-3 दिन भूखा भी रहेगा। ऐसा नहीं कि वो बार बार ढेर लगे तो रोज मार रहा 10, 20, 25 ऐसे। उसकी भी सीमा मर्यादा है। ये मैं सब आपको इसलिए बताता जा रहा हूं कि ये हमारी संस्कृति में एक एक प्रतीक चिन्ह उनके अपने कोई न कोई ऐतिहासिक कारणों से जोड़े गए। तो हमारे जीवन में हमारी संस्कृति की विशेषता है। जब हम आज अपने देश से चल करके बाहर आते हैं तो हमारे बीच में उन संस्कारों की वो लंबी परंपरा भी आती है, उन विचारों की वो श्रृंखला भी आती है, वो संस्कृति भी आती, जिसके कारण से हम दुनिया में सबसे अलग करके जाने जाते हैं। इसलिए हमारे देश का अतीत काल किसी देश के ऊपर कब्जा करने वाला नहीं, किसी देश के लोगों को बुरा करने वाला नहीं, किसी देश का नुकसान करने वाला नहीं। हम दूध में चीनी की तरह मिल जाने वाले लोग हैं। हमारी विशेषता है कि हम उस हालात में तुरंत ढाल लेते, जिन हालातों से हमको भले हलाकान हुए, हम परेशान हुए, लेकिन परेशानी में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमारी जो संस्कृति, सनातन संस्कृति, ये ज्ञान बांटने वाली संस्कृति है। ये मनुष्यता के आधार पर जीवन जीने वाली संस्कृति। और इस संस्कृति की विशेषता के बलबूते पर
इसीलिए दुनिया के कई सारे देश होंगे जो अपनी ताकत बढ़ाते तो वो किसी पे कोई कब्जा करने जाएगा, किसी का कोई और भाव होगा, लेकिन भारतीय लोग का मन में कभी भारत का कोई इतिहास ही नहीं कि किसी पे वो आक्रमण करने गए। वो सबके साथ रहने में आनंद महसूस करते हैं और इसी आधार पर अपनी हर जगह सम्मान भी पाते हैं। इसलिए भारत के लोगों ने जब आगे बढ़े होंगे और आगे बढ़े तो वो ज्ञान परंपरा में विश्वविद्यालय खोलने में आगे बढ़े। इसलिए तक्षशिला, नालंदा वो ज्ञान बांटते हैं। और मैं जर्मनी में इसलिए कर रहा हूं कि जर्मनी की विशेषता है कि ये हमारे उस ज्ञान परंपरा का ध्वजवाहक है। जर्मनी के लोग, जर्मनी का देश हमारे लिए सौभाग्यशाली है जो अपनी संस्कृति से भी जुड़ता है, ज्ञान से भी जुड़ता है, अच्छाई और सच्चाई से भी जुड़ता है और एक निष्ठ होकर के अपने अंदर के भाव को भी जिंदा रखता है। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि आपने यहाँ फ्रेंड्स ऑफ एमपी का अपना एक बैनर से अपना ये समूह बनाया है, तो यद्यपि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं लेकिन मैंने पूरे देश की बात का निचोड़ निकाल के बात कही। पूरा देश का दिल क्या है ना? मोदी भी है हमारे अपने ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है, दोनों तरफ से जोड़ दिया है। तो ये अपने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस लोकतंत्र की अच्छी सबसे खूबसूरत बात, इतने प्रकार के सारे झंझटें हैं, राजनीतिक क्षेत्र की परेशानियां हैं, लेकिन 60 साल बाद भी इतने बड़े विविधता वाले देश में तीसरी बार किसी को मौका मिला तो मोदी जी को मिला। ये हमारा सौभाग्य। कहाँ, और वो एक बार और मिला है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन उनको ऐसे भी जोड़ सकते हो कि जब हमारा दोबारा से संविधान लागू हुआ उसके बाद के अवसर गिनोगे तो उनको तीसरी बार में थोड़ी सी कठिनाई आई थी, लेकिन मोदी जी को और मोदी जी और उनकी तुलना भी कैसे कर सकते हैं? मोदी जी के घर परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, बहुत गरीब परिवार से, इतनी कठिनाइयों के बीच, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती के सबसे बड़े प्रमाण है मोदी जी कि जनता गरीब से गरीब आदमी को भी सबसे बड़ी ताकत देती है। ये भारत का लोकतंत्र है और ये हमारे लिए गौरव करने वाली बात। तो लोकतांत्रिक देशों के अंदर ये बातें होना ये भी अपने लिए सौभाग्य की बात है। और उससे बड़ी बात और कब बढ़ जाती है जब मोदी जी की नीतियां भी हमको दिखाई दे रही है। रूस, यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं सालों से, लेकिन जब हमारे मोदी जी रूस भी जाते हैं तो हाथ फैला करके वहां का राष्ट्रपति उनको गले लगा के स्वागत करता है, और दूसरे के यहाँ जाते वो भी यही करता है। ये है भारत और ये भारत की विशेषता, ये भारत की ताकत है जिसके भरोसे से हम अपने देश की अच्छाई को बांटते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि वो एक घाट पे दोनों पानी पी रहे हैं, ये पानी भी पीते दिख रहे हैं और पानी पिलाते भी दिख रहे हैं, आगे समझ में। और वो चक्र भी हो रहा कि ये चक्र लगातार चल रहा है, इसलिए भारत की प्रगति लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई संशय नहीं। और हमारे लोग भी दूध में शक्कर की तरह अपनी पहचान बना रहे हैं। इसलिए जर्मन के अंदर इतने बड़े संख्या में हमारी जो 35,000 तो छात्र यहाँ अपनी योगदान देने के लिए अपना शिक्षा ग्रहण करते करते यहाँ अपना स्थान बना रहे हैं। मैं भी आज इसी भाव से आया था कि आप सबको प्रणाम भी कर लूँ, आप सबसे मिलकर आनंद के साथ कुछ पल अपने इस ढंग से गुजारें, क्योंकि दिन भर हमने व्यावसायिक रूप से अलग ढंग से राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जर्मन के हमारे निवेशकों के साथ और हमारी अपनी अच्छाइयों के साथ एक दूसरे से बात करते हुए वो मौके भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन केवल हम धन कमाने वाले लोगों में से भारत की पहचान नहीं है, ये भारत की विशेषता है। इसलिए हमारा कोई भी कार्यक्रम होगा तो ये पुष्प के साथ भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, इस पुष्प में भी संकेत छिपा हुआ है। वो दीप प्रज्वलित कराते हैं, दीप में भी संकेत है। पुष्प का जिंदगी कली से फूल बनना और फूल बन के बिखर जाना, ये उसका जीवन है। हमारे सबके जीवन में उससे संकेत छिपा है। इस चराचर जगत में एक सूर्य से हम सबकी जिंदगी है, इसलिए हमारा दीप प्रज्वलन से
अपने प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सूर्य के प्रतीक के नाते से दीप प्रज्वलन करते हैं। ये हमारी संस्कृति, जिसके भरोसे से हमारा सबका जीवन जो चराचर जगत के नाम पर जिनके लिए है, उनके नाम पर समर्पित होना चाहिए। और मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि यहाँ हम जिस ढंग से अपने इस विषय को लेकर के आए हैं, एक तरह से आप सबने भी जो प्रतिसाद दिया है, हड्डियां भी कपा दे ऐसी ठंड में हमारे बहादुर क्या दम मार रहे हैं, देख के आनंद आ गया। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ हम कभी भारत में कभी कल्पना कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बरसात में भी कभी 2 दिन बादल से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो तो नींद नहीं आती। ये कौन सा काम, कहाँ आ गए अपन। और 15-16 डिग्री में भी अपने को वहाँ ठंड लगती है, यहाँ 2 डिग्री से अंदर जाओ तो भी लग रहा है कि कौन सी दुनिया में आ गए। कैसे जल्दी बदल लिया अपनी बॉडी का, अपने अंदर का ये जो आपकी जिजीविसा है, ये जो आपके अंदर की अपनी क्षमता योग्यता है, ये वाकई में हल्दी का कमाल है। किचन की अपनी ताकत है, हमारी रसोई का मजा है जो जगह जगह मिल रही है। क्या क्या बनाया हमारे ऋषि मुनियों ने भी, कैसी कैसी व्यवस्था खड़ी कर दी, पता ही नहीं चल रहा है। हल्दी क्यों डलती है हमको मालूम पड़ रही है, हल्दी इसलिए डलती है। हल्दी का भी जोरदार संयोग है। हल्दी डलती है सब्जी में और हल्दी लगती शरीर पे। हल्दी का असर 2 ही जगह दिखता है। एक बार परिवार का संस्कार हुआ तो हमारे विवाह संस्कार का, जीवन भर का साथ रहने का ये जो अपना संस्कार है परमात्मा की दया से। और मैं आज के इस अवसर पर, वैसे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को क्या बोलना चाहिए, लेकिन जो मेरे को मन में आया मैं लगातार आपके बीच में बोल रहा हूँ। बोलने में बस आपको 2 ही बात और कह रहा हूँ कि जो हमारे अपने अच्छे लेकर के हम यहाँ आए, जो विश्वास इस देश के लोग कर रहे हैं, उस विश्वास को भी आप बनाए रखें। उस विश्वास को कभी नहीं तोड़े अपने कोई काम और कोई कदम से भी। लेकिन एक बात और भी है कि समय सबका नियत है, इसलिए यहाँ भी आगे बढ़े और जड़ों को भी मत भूलें, वहाँ भी बढ़ाने का मौका ढूंढे। जो जो काम मिल जाए, जैसे जैसे मिल जाए, मध्य प्रदेश भी आपको बुलाता है। इसलिए माननीय मोदी जी ने जो कहा कि चलो भारत की ओर, तो वो भारत की ओर नहीं बुला रहे हैं, वो भारत की संस्कृति से आपको जोड़ रहे हैं। और परमात्मा करे आप इतने सामर्थ्यशाली हो कि अपने सभी प्रकार के कामों को अपनी क्षमता, योग्यता, भावना, पुरुषार्थ, प्रारब्ध सब में सफल होकर के मध्य प्रदेश के अंदर भी सभी सेक्टर में अब कितने अच्छे प्रकार के हमारा प्रेजेंटेशन हुआ। मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। ये हमारे संजय दुबे जी आईटी का जब बताते हैं तो देसी गणित से इतना बढ़िया बताते हैं। आप 100 रुपये लगाओ तो 40 रुपये आपको वैसी सरकार लौटा रही है। अब ये देखो, पहले दिन धंधा करो तो इतना बढ़िया कौन सा धंधा है। आपने अगर कहा कि 40 रुपया तो आपको पहले दिन मिल गया, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ जल्दी मिलता होगा, लेकिन वहां की गारंटी दे रहा हूँ। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में आओ तो आप 100 करोड़ का कन्वोकेशन लाओ तो उसमें भी 40 करोड़ की सब्सिडी मिल जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में जो बदलाव आ रहा है एनर्जी सेक्टर में, आप यहाँ भी काम कर सकते हो, वहाँ भी लगा सकते हो। आप इंडस्ट्री लगाओगे तो इंडस्ट्री की बिजली भी आप अपने इसमें लगा सकते हो। कहाँ कहाँ कितने प्रकार। आपने हेल्थ की बात कही, आपकी जानकारी के लिए बताऊं डॉक्टर साहब, 15 साल होगा अभी आप यहाँ पे। अब हमारे यहाँ पे 55 साल में मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज 1956 में मध्य प्रदेश बना था, लेकिन 2003-4 तक आते आते तक हमारे कुल 5 मेडिकल कॉलेज अपने पास थे। छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो रायपुर चला गया, नहीं तो 6 थे, पर वो राज्य अलग हो गया। अरे हमारी बात तो सुनो, अभी आप ही की बात बढ़ा रहा हूं। लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 20 साल में जब से हमारी सरकार 1-1.25 साल अपनी नहीं रही, तो इस 20 साल में आज की स्थिति में 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। ये अपनी सरकार का ये काम है। और अभी ताली आधी बजी है, आधी और बाकी है। ये हमने इस पूरे घटनाक्रम को फिलअप करने में जो टाइम लिया ये 20 साल पे, लेकिन अब जो हमारी नींव भर गई तो ऊपर की बिल्डिंग कैसे बनेगी, इसी 1 साल के अंदर जो हमारे पास 5 सरकारी थे, 12 हमने 20 साल में बनाए। लेकिन अभी इसी साल में हमने 12 का पीपीपी मॉडल पे टेंडर कर दिया है। 1 साल में ये 12 मेडिकल कॉलेज अलग जुड़ जाएंगे। तो ये अपना ये प्रोग्रेस है। ये हमारे पाइपलाइन में, अर्थात मतलब 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हमारे हो जाएंगे। तो ये 2 साल के अंदर 20
बाकी आपको सब जोड़ा और अपना कोशिश है केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, प्रत्येक सेक्टर में हमने कहा कि हमारे जो हॉस्पिटल है 400 से बड़ी क्षमता के, और आप जैसा डिग्रीधारी कोई डॉक्टर आता है वो अपनी आर्थिक बाकी निश्चिंतता विभाग को करा दे, तो हमने कहा हमारा हॉस्पिटल आप चलाइए, इसके आधार पर आप मेडिकल कॉलेज की परमिशन लाइए, हम आपको उसकी परमिशन देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कराओगे। बाद में जब 3-4 साल बाद आपका मेडिकल कॉलेज बन जाए तो जब 400 से ऊपर का हॉस्पिटल चाहिए तो आप अपना हॉस्पिटल खोल लो। 8-10 साल तक आप हॉस्पिटल चलाओ, आप चलाओ तो चलाओ, नहीं चलाओ तो वापस दे दो, हम दूसरे को मेडिकल कॉलेज खुलवा देंगे, आप अपना अलग चलाते रहना। ये इस व्यवस्था के पीछे भाव इतना ही है कि जिन हॉस्पिटल के अंदर सभी प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो जरूरत होती, मैं मान के चलता हूँ मेडिकल कॉलेज खोलते ही वो सभी के विशेषज्ञ हमको लाना पड़ते हैं, तो अपने आप हर जगह वो विशेषज्ञ मिल जाएंगे। आज हमारे 2003 में जो मेडिकल सीट की संख्या थी वो केवल 500 के आसपास थी। आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज में हमारे 580 सीट यूजी की हो गई है। ये आज का मध्य प्रदेश है, और ये 2 साल के अंदर 10,000 सीट हमारे बच्चों की होगी। 10,000 मेडिकल का डॉक्टर अपने मध्य प्रदेश से 1 साल में एडमिशन लेंगे। ये हमारा ये जो समय जो बन रहा है, जो आपने आगे कही है, ऐसे कई देशों के अंदर हमारे बच्चों की अगर वो डॉक्टर बन के आते हैं तो जर्मनी में चलेगा कि नहीं चलेगा भाई, हैं? तो आपने हमारे दक्षता के साथ लोगों को भेजना, क्योंकि हमारा जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारा तो भाव ही सबकी सेवा करने का है, और इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती। और केवल ये नहीं, इसी प्रकार से सभी सेक्टर में, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो और आगे बढ़ करके नई शिक्षा नीति लागू कर दी। थोड़ी सी बात उसके बारे में बताऊंगा। आपके यहाँ से जब आप आए होंगे बीए, बीकॉम, बीएससी, इस दायरे के अंदर हम पढ़ के आए होंगे। अब हमने 2020 के बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन करते हुए ये सारे दायरे तोड़ दिए कि बीए, बीकॉम, बीएससी के बजाय हम अपने एक बच्चा अगर एक कोर्स इसी में कर लेगा, एक कोर्स 2 साल बाद भी करेगा तो भी उसको डिग्री देंगे। दादाजी, पिताजी और पोता तीनों पढ़ने आएगा तो तीनों को एडमिशन दे देंगे, इसमें कोई मना नहीं। हमारी तरफ से पढ़ने के लिए एक साथ डबल डिग्री भी पढ़ना हो तो डबल डिग्री भी दे देंगे। सरकारी कॉलेजों के अंदर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में बस की सेवा से विद्यार्थी आएगा जाएगा, ये व्यवस्था भी मध्य प्रदेश सरकार ने लागू कर दी कि हमारे बच्चों को ये सुविधा क्यों नहीं मिलना चाहिए। जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा तो ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन कंजूस बहुत और हाथ वाथ बांध के बैठे हो, क्या मालूम ठंड ज्यादा लग रही है आप। मैं अपनी बात कह रहा हूं और बहुत सारी कह सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज इतना ही कहना पर्याप्त है। ये जो हमारा फ्रेंड साहब एमपी जी अपने लोग मिल जाए तो वैसे आनंद आ जाता है। मुझे तो इस बात का आनंद है कि आप सबसे मिल करके आपकी क्षमता योग्यता से आपने जर्मनी में अपनी विशेष एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई, मेरी अपनी शुभकामना भी है। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इन्वेस्टर समिट हम जो कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए जब से हमारी सरकार बनी है हमने कहा आमतौर पर हमारी केवल इंदौर में इन्वेस्टर समिट होती थी, बाकी देश प्रदेश में कहीं नहीं होती थी। हमने कहा कि इंदौर तो आगे बढ़ेगा, इंदौर को मुंबई दिल्ली से आगे बढ़ाना है, लेकिन बाकी राज्यों को भी इंदौर की तर्ज पे लाना है। इसलिए हर संभाग केंद्र पर हमने इन्वेस्टर समिट की। ग्वालियर में भी की है तो रीवा में भी की, जबलपुर में भी की तो सागर में भी की, इंदौर में हो रही तो उज्जैन में भी हो रही। हर जगह उस तरह से हमने फैलाया है कि हमारे यहाँ ये सारा क्षेत्र परमात्मा की विशेष कृपा से, वैसे तो पूरा देश तीनों जिस मौसम जिस पे हो, और हम तो और आगे वाले हैं। अपनी भारत की विशेषता बताओ तो कितनी सारी बताओ, बात ही खत्म नहीं होती। अपने यहाँ मौसम ठंड, गर्मी, बरसात और ऋतुएं 6 है। ये हमारा और समय की गणना का तो इतना सूत्र ज्ञान है अपने पास कि आमतौर पर पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती रह जाती टकटकी लगाकर। समय की गणना काय से होती है? सूर्य से होती है, कुछ लोग चंद्र से भी करते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अपनी संस्कृति में और भी इससे आगे होती है, मालूम है? बताओ जरा। हाँ, कौन ने बोला? जरा हाथ ताली वाली बजाओ भैया। अब जब आपने नक्षत्र बोला तो नक्षत्र बताओ तो कितने हैं? 27।
तो इन नक्षत्रों का कोई हिसाब है क्या? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा, मैं आपके लिए ताली वाली बजा, बहुत बढ़िया, आनंद आया ना। लेकिन ये नक्षत्रों की कोई गणना है क्या साल में? नहीं, वो तो है। मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूं। ये नक्षत्र एक साल में 4 बार एक नक्षत्र आता है, तो इसलिए एक साल के अगर नक्षत्र गिनोगे तो कितने हो गए? 27 चौक 108। इसलिए हमारे साधु संतों की डिग्री भी बनती तो वो ऐसी बनती, एक साल जो तप करता है वो 108, और एक साल से जो ज्यादा करता है वो 1008। इसमें बीच में कुछ नहीं है। ये दो अपने उनकी डिग्री है। यूजी और पीजी दो ही रहती है ना, और क्या रहता है? और कुछ होता है क्या? तो यूजी पीजी की डिग्री संतों की भी हमारे यहाँ है परंपरा। तो उस सिस्टम से ही अपने ये नक्षत्रों की गणना होती। लेकिन आज के इस अवसर पर इसलिए आपने ध्यान देना कि हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण निकालना है, तो हमारे वो पंचांग से, चूंकि हम सूर्य चंद्र से गिनती नहीं करते, नक्षत्रों से गिनती करते, और नक्षत्रों की गिनती के आधार पर आज से 1000 साल पहले भी सूर्य ग्रहण कब हुआ होगा 10 मिनट में पंडित जी निकाल देते हैं। और ऐसे फट से आने वाले भी 1000 साल बाद कब होगा इसका हिसाब भी बता देते हैं। अपने यहाँ ये कुंभ मेला आता है, जब कुंभ में बात करेंगे, हरिद्वार का अभी प्रयाग का जनवरी से चालू होने वाला है। तो ये कुंभ में कब होता कुंभ? जब हमारे बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे, तो और जब बृहस्पति सिंह राशि में आएंगे तो यहाँ कुंभ कहेंगे और वहां सिंहस्थ कह देंगे उज्जैन में। प्रत्येक 12 साल में आएंगे, बीच में कभी नहीं आ सकते, उनका समय नियत है। इसलिए उस निश्चित समय के अंदर ही उनकी गिनती करना पड़ेगी। लेकिन आज आप पुनः, बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई, मुझे एक बात खत्म करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय